अदानी समूह की तरफ से एक स्पष्टीकरण दिया गया और जो आरोप तमाम अमेरिका में लगाए गए उन्हें झूठा बताया ये गया कि कोई भी साक्ष्य वहां पर नहीं मिला है। आरोपों पर अदानी ग्रीन एनर्जी ने ये स्पष्टीकरण दिया है और बताया है कि अदानी परिवार के किसी सदस्य पर कोई आरोप नहीं है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूयॉर्क से आनंद आहूजा, डिफेंस अटॉर्नी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर जुड़ने के लिए। सर, सवाल ये है कि ये मुद्दा क्या एक लार्जर जियोपॉलिटिकल एजेंडा का हिस्सा हो सकता है और भारत और अमेरिका के रिश्तों पर भी असर इसका देखा जा सकता है? आरज़ू, आपने बहुत सही कहा। पहली चीज़ तो ये इस गेम ऑफ बिग जियोपॉलिटिकल पॉलिटिक्स, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात आपने कही कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में कोई फ़र्क पड़ेगा। मेरे हिसाब से नई एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है तो शायद इतना फ़र्क ना पड़े और ये मामला जो है वो सुलझ जाए। अगर आप देखें बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी या कनाडा के अंदर ट्रूडो की पॉलिसी, ये हमेशा शुरू से ही इंडिया के कुछ ऐसी उनकी हरकतें रही हैं कि कोई इंडिया के हित में नहीं रही हैं। मुझे इस बात पे बड़ी हैरानी हुई कि बाइडन का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है वो इसमें लगा रहा कि अडानी क्या कर रहा है। ये उसने हिम्मत नहीं की कि वो ये इन्वेस्टिगेट करे कि एंटी इंडिया जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको फंडिंग कहाँ से आ रही है। वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कभी उसकी तरफ नहीं सोचा है। तो ये खासकर जब आजकल ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि इंडिया अब 5वीं नहीं बल्कि तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहा है। जिस दिन मैंने ये न्यूज़ सुनी, आप यकीन नहीं मानेंगी कि मुझे उसी दिन लगा कि अब कुछ हंगामा होने वाला है। तो ये उन्हीं दिनों के अंदर ये हंगामा हो गया। तो ये बात तो बहुत क्लियर है कि बहुत सारी ताकतें ऐसी हैं जो ये नहीं चाहती हैं कि इंडिया जो है वो इस इकोनॉमिक पावर बन जाए। और खासकर आपको एक चीज़ और देखनी होगी कि इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो रशिया के साथ क्या हैं। और इंडिया जो है आज एक उभरता हुआ पूरे विश्व के अंदर एक लीडर बन के आ रहा है। उसके बाद ये एक इकोनॉमिक पावर भी बन जाती है। तो ये एक बहुत ज़्यादा ही पेट में दर्द होने वाली बात है बहुत सारे वेस्टेड कंट्रीज के इंटरेस्ट में। ये है। और मेरे हिसाब से जो हमारे इंडिया के अंदर जो डर्टी पॉलिटिक्स है, जैसे कि मैं हंस रहा था जब मैं ये आपके टीवी शोज देखता हूँ या न्यूज़ देखता हूँ, या राहुल गांधी ने शोर मचाया कि अडानी को अरेस्ट करो, अडानी को अरेस्ट करो, अडानी। अब ये तो बात एक छोटा सा बच्चा भी समझता है कि कोई भी इंडाइटमेंट जो होती है, किसी के ऊपर चार्ज लगना, जो इंडिया में भी हम FIR फाइल कर देते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो आदमी जो है वो कन्विक्ट हो गया है। आप अरेस्ट तब होते हैं जब आप कन्विक्ट हो जाते हैं। दूसरा, राहुल गांधी इतना शोर मचा रहे हैं कि अडानी को अरेस्ट करो, अडानी को अरेस्ट करो, अडानी को अरेस्ट करो। और मुझे हंसी आती है ये सुन के, जबकि मैं देखता हूँ कि अगस्ता वेस्टलैंड चोपर का केस देख लीजिए, आप बोफर केस देख लीजिए, जितने स्कैंडल्स राहुल गांधी के परिवार के टाइम में हुए हैं, आज वो शोर मचा रहे हैं इसको अरेस्ट कर लो, उसको अरेस्ट कर लो। बजाय इस मौके के ऊपर जब बाहर की ताकतें जो हैं हमको कमजोर करने में लगी हुई हैं, उस वक्त हमें एक इकट्ठा होना चाहिए, चाहे वो अपोजिशन हो या चाहे वो गवर्नमेंट पावर में हो। देखना ये चाहिए कि हमारे जो मुल्क का जो एक प्रेस्टीज की बात आ गई है, उसके ऊपर कोई धब्बा ना लगे। और आज हम बैठ के वहाँ पे एक तमाशा बना के बैठ गए हैं। एक हमें मौका मिल गया है कि हम इस चीज़ का तमाशा बना दें कि ये अडानी को अरेस्ट करो, अडानी को अरेस्ट करो, अडानी को अरेस्ट करो। लेकिन आनंद जी, बड़ी बात यह है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है अदानी समूह पर, वो और मजबूत हुआ है। शेयरों में हम बीते कुछ दिनों से उछाल लगातार देख रहे हैं। नहीं, ऐसा जो तमाशाई होते हैं वो एक दिन का तमाशा होता है, जो एक जिसकी एक रेपुटेशन होती है। देखिए, देर सवेर जो सच्चाई है वो उभर के आ ही जाती है। आप कितना भी उसके ऊपर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा लीजिए, लेकिन जो असलियत है वो ज़्यादा देर आप छुपा नहीं सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस के अंदर मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर आज जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने एक अपना ही तमाशा क्रिएट किया है। हम जैसे लोग यहाँ बैठे हैं, मैं ना तो बीजेपी का मेंबर हूँ ना मैं कांग्रेस का मेंबर हूँ, लेकिन हम भारतीय लोग जो हैं यहाँ बैठे हैं, हम हंसते हैं कि ये एक इनको मौका मिला तमाशा, और अपना ये भूल गए, अपना ये सब कुछ भूल गए। जितने स्कैंडल इनके टाइम में हुए हैं वो सब भूल के आज ये कह रहे हैं अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अडानी के साथ
कितने परिवार हैं जिनकी रोजी रोटी जो है वो खतरे में पड़ गई है। तो उस चीज के ऊपर ना जाके कितना हिंदुस्तान की प्रेस्टीज के ऊपर पूरे विश्व के अंदर धक्का लगा है इसके ऊपर, उस चीज पे अफसोस करने की बजाय ये तमाशा कर रहे हैं, ये खुश हो रहे हैं कि ये अडानी को आज चोट लगी है। लोग ये भूल जाते हैं कि आग जब किसी के लगती है तो तुम्हारा भी घर जल सकता है। लेकिन आनंद जी, इस तमाशे के पीछे मोटिव क्या नजर आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। मोटिव जैसे मैंने बताया ना कि एक तो बाहर की जो ताकतें हैं वो नहीं चाहती हैं कि हिंदुस्तान में मुझे पुरानी वो मूवीज जो हैं मिस्टर इंडिया मुंगामो खुश हुआ, तो वो तब भी होता था, बाहर की ताकतें आके हिंदुस्तान में राइट्स कराती थी और वो उथल पुथल कराती थी। इंडिया में क्या किसको कैसे पैसा दे के ये ताकतें क्या करा रही हैं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये तो इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको देखना है कि इंडिया में ये आज हरकतें कौन करा रहा है। लेकिन ये जो डर्टी पॉलिटिक्स है आपस में, एक अब जो पार्टी हमारी, और मजे की बात ये है इंडिया का पॉलिटिक्स मुझे समझ नहीं आया कि आज जो इंसान बीजेपी में है वही इंसान टूट के फिर कांग्रेस में आ जाता है, वही कांग्रेस को छोड़कर समाजवादी पार्टी में आ जाता है, फिर वो समाजवादी पार्टी को छोड़कर फिर बीजेपी में आ जाता है। हरियाणा के इलेक्शन में हमने देखा एक आदमी जो है वो 1 घंटा पहले एक पार्टी में था, 1 घंटे के बाद वो दूसरी पार्टी में चला गया। तो जब आपको यही नहीं पता कि आपने किस पार्टी में रहना है, आज आप बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हो सकता है कल को आप बीजेपी में शामिल हो जाएं। बिल्कुल, ये तो रही राजनीति की बात, लेकिन सवाल ये भी है आनंद जी कि क्या एक बड़े देश के बड़े समूह को कटघरे में खड़ा कर देना उस देश की अर्थव्यवस्था पर चोट करने की कोशिश है? ये मैंने जैसे आपको पहले बताया ना कि ये जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का और कनाडा के अंदर ट्रूडो एडमिनिस्ट्रेशन का ये जो एक पॉलिसी रही है एंटी इंडिया, इंडिया को किसी ना किसी नुकसान पहुंचाना है। देखिए जब पॉलिटिक्स होता है, पॉलिटिक्स जो है एक बड़ा डर्टी गेम है, इसके अंदर कोई इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। तो ये मैं इसको रूल आउट नहीं करूंगा कि इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर ऐसी डर्टी गेम्स नहीं खेली जाती हैं, कंट्रीज को तोड़ा भी जाता है। आपने देखा है कि कैसे कैसे कंट्रियों के टुकड़े कर दिए जाते हैं। और आज भी कोशिश होती है इंडिया के अंदर, कभी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, कभी मणिपुर के अंदर, कभी किसी राज्य के अंदर कुछ ना कुछ ये जो हंगामे होते हैं, ये आपका क्या मतलब है कि हिंदुस्तानी बैठ के तो नहीं करते हैं ना इनको, जब तक कोई बाहर से कोई सपोर्ट जो है, बाहर से कोई जो है वो ताकतें आके इनकी मदद नहीं करती हैं। लेकिन यानी कि ये जो अदानी ग्रुप पर आरोप लगे हैं ये इकॉनमी को लेकर नहीं है सिर्फ, इसमें पॉलिटिकल एजेंडा भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो क्या ये भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रभावित कर सकता है? देखिए कर सकता, जो इंटेंशन थी जिस हिसाब से हुआ तो वो कर सकता था, लेकिन मैंने जैसे शायद आपको बताया नहीं कि इस केस के अंदर काफी कमजोरियां भी नजर आती हैं। सबसे बड़ी कमजोरी तो ये है कि अगर पहली चीज तो जो पूरा अमाउंट है वो $750 मिलियन का पूरा प्रोजेक्ट है, उसमें से जो ब्राइब दी गई है वो $150 मिलियन की दी गई है। सॉरी, ब्राइब जो दी गई है वो $175 मिलियन की दी गई है, जो उनका चार्जेस हैं। और जो पैसा रेज हुआ है यूएसए के अंदर वो $150 मिलियन का हुआ है। सो सवाल ये होता है कि क्या वो $150 मिलियन इस इंटेंशन से लिया गया था कि इंडिया में ब्राइब देना है? अगर वो ब्राइब इंडिया में पैसा इकट्ठा करके और इंडिया के पैसे से ही दिया गया है तो फिर यूनाइटेड स्टेट्स का कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनता है कि इंडिया में कौन क्या कर रहा है, किसको ब्राइब दे रहा है, किससे ले रहा है, उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती है। और अगर बात यह है कि मान लो, मैं कहता हूँ वर्स्ट सिचुएशन के अंदर मान लो ये एलिगेशन लगाया भी गया कि ब्राइब दी गई वहां पे और अमेरिकन पैसे की ब्राइब दी गई, तो सवाल ये होता है कि इंडिया के अंदर जो अमेरिकन सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, जिसको हम सिविल प्रोसीजर कोड कहते हैं, उसके अंदर दो चीजें बहुत अहम होती हैं। एक होता है डिस्कवरी और दूसरा होता है डेपोजिशन। तो डिस्कवरी और डेपोजिशन, क्या आप डेपोजिशन के अंदर क्या इंडिया में जाके जो इंडिया में जिन्होंने ब्राइब ली,
क्या आप उनको सपीनो कर सकते हो? क्या आप उनको डेपोजिशन ले सकते हो? जब तक वो आपसे कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो आप अपना केस कैसे बनाएँगे? आप कैसे प्रूव करेंगे कि मिस्टर एक्स ने, अब जैसे नाम आ रहा है जगन रेड्डी का, जी। मान लो जगन रेड्डी ने लिया पैसा, आप जाके जगन रेड्डी से ये एफिडेविट ले सकते हो, आप जगन रेड्डी से जाके ये कह सकते हो कि आप डिपोज़ होइए हमारे यहाँ और ये बोलिए कि मैंने पैसा लिया है। आप जगन रेड्डी के जो बैंक अकाउंट्स हैं, उसने पैसा कहाँ रखा है, उसको आप जाके कहीं सपीनो कर सकते हैं। आप उसको जाके कहीं देख सकते हैं कि उसने पैसा लिया तो कहाँ रखा है पैसा। तो ये एक जो ट्रेल है, इसको आप कैसे फॉलो करोगे? तो सबसे बड़ी तो कमज़ोरी केस के अंदर यही आ जाती है। दूसरी जो इसमें कमज़ोरी आती है कि एक मान लो अगर ये फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट के अंदर कोई चार्जेस होते, तो हम कह देते कि भई ये एक सीरियस मामला है, क्योंकि एक अमेरिकन फंड रेज़ हुआ और इंडिया के अंदर उसको ब्राइब किया गया। जी। लेकिन यहाँ पे वो फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट के अंदर इन्होंने ये केस नहीं बनाया है। इन्होंने सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के अंडर बनाया है। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के अंदर जो केस बनाया है, उसमें जुरिसडिक्शन का इश्यू आ जाता है कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन कैन डू एनीथिंग इन इंडिया और नॉट। तो एक सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है वहाँ पे। जी, शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए और महत्वपूर्ण पहलू हमारे सामने रखने के लिए। आपको बता दें, बड़ी खबर कि अदानी ग्रुप ने जो भी अमेरिका में आरोप लगाए गए उनसे इनकार किया है। एक स्पष्टीकरण आज जारी किया गया है।